कल हम लोगों ने स्पेशली जाना था केमिकल रिएक्शंस के बारे में और हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस कल लिखकर छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं बोर्ड में लिखा हुआ है अभी भी। तो अब हम लोग जो है इसको डिटेल से जानेंगे। तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे: चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। तो आप इसको जो है हम इंडिविजुअली करके जानेंगे, एक एक करके जानेंगे एग्जाम्पल के थ्रू से। जैसे हमने सबसे पहले लिया है चेंज इन स्टेट। तो कहता है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो सब्सटेंस जो है वो अपने स्टेट को चेंज कर देता है। अब यहाँ पे दो बातें भी समझनी आपको जरूरी थी जो कल नहीं बताई गई। एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें दो बातों पे गौर किया जाता है, एक रिएक्टेंट दूसरा प्रोडक्ट। कहा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस, दो सब्सटेंसेस विच टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट और अ सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है तो जो सब्सटेंस उसमें भाग लेता है उसको प्रोडक्ट, उसको रिएक्टेंट कहा जाता है। और केमिकल रिएक्शन एक कंप्लीट होने के बाद जो सब्सटेंस बनता है उसको प्रोडक्ट कहा जाता है। आप जानते भी होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर के वाटर का निर्माण करता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों सब्सटेंस जो है इस केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहा है, तो इसको हम लोग रिएक्टेंट्स कहेंगे। यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट है, इसका नाम है वाटर। उसी तरीके से आप और देख सकते हो, जब कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो आपको रिएक्टेंट है। यहाँ पर एक रिएक्टेंट है और यहाँ पे दो प्रोडक्ट है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो मुझे लगता है कि आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा कि जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसको रिएक्टेंट्स कहते हैं, और केमिकल रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस आपको मिलता है उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। तो अब आइए हम लोग समझते हैं कि चेंज इन स्टेट क्या है ये। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कैंडल, ये सॉलिड होता है। जब इसको आप गर्म करोगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और प्लस वाटर वेपर बनेगा। ये भी गैसियस फॉर्म में ही होता है। तो ये कैंडल जो था वो सॉलिड था। कैंडल का अमूमन जो फॉर्मूला होता है वो होता है C25 और S52। तो कैंडल सॉलिड है, उसको गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना और वाटर वेपर बना। तो अब यहां पर समझने की बात यह है कि हमने जिस रिएक्टेंट को लिया था वो सॉलिड था और जो प्रोडक्ट हमको मिला वो गैसियस फॉर्म में मिला। तो ये केमिकल रिएक्शन किसको दिखा रहा है?
चेंज इन स्टेट को दिखा रहा है। ऐसा ही एक एग्जांपल हम एक और ले सकते थे, अमोनिया, ये गैस है। उसी तरीके से हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी एक गैस है। इन दोनों को जब मिलाओगे तो बनेगा NH4Cl। अमोनिया गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, दोनों को मिलाने से बन गया अमोनियम क्लोराइड, और ये सॉलिड है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये सभी के सभी एग्जाम्पल्स किसको दर्शा रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चेंज इन स्टेट को। चूंकि यहां पर रिएक्टेंट जिस स्टेट में है, प्रोडक्ट उस स्टेट में नहीं है, क्योंकि यहां पर रिएक्टेंट जो है गैसियस फॉर्म में है और प्रोडक्ट जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां पर चेंज इन स्टेट आपको देखने को मिलता है रिएक्टेंट का, जो कि प्रोडक्ट के रूप में अपना स्टेट चेंज कर लेता है। उसी तरीके से आइए, दूसरा था हम लोगों के पास चेंज इन कलर। कलर में कैसे चेंज हो जाता है, तो आइए आपको दिखाते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे कि आयरन जो होता है, आयरन ये ग्रे कलर का होता है, और जब इसमें जंग लग जाता है ना, जब ये रस्ट इस पे लग जाता है तो इसका कलर जो होता है रेडिश ब्राउन हो जाता है, लाल भूरा हो जाता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रिएक्टेंट के रूप में आयरन था और प्रोडक्ट के रूप में आपको रस्ट आया, ये ग्रेस कलर का था और ये रेडिश ब्राउन हो गया। तो यहाँ पर भी आपको जो है कलर चेंज देखने को मिल रहा है। और आपके जो सिलेबस में एक एग्जाम्पल है, उसको अगर देखें तो सबसे ज्यादा बेहतर लगेगा। जैसे कहा कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लो आप। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आप Fe को डाल दो, लोहा को डाल दो। आगे जानेंगे Fe यहां कॉपर को डिस्प्लेस कर करके FeSO4 है ना, फेरस सल्फेट का निर्माण करता है और कॉपर अलग हो जाता है। पहले ये सॉल्यूशन जो है आपको ब्लू दिखेगा, तो ये हल्का फीका होकर के ये लगभग ग्रीन दिखता है। तो आप देख सकते हो कि यहां पर जो है, पर जब रिएक्टेंट के रूप में आपने लिया था इस सॉल्यूशन को तो वो ब्लू कलर का था। एक्चुअली कॉपर सल्फेट में वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं, CuSO4 into 5H2O। इसको हम लोग कहते हैं ब्लू विट्रियोल। ये सब एक तरह का सॉल्ट है, तो ये ब्लू कलर का होता है। जैसे नमक जो है व्हाइट कलर का होता है, अगर इसको आप देखोगे तो ये ब्लू कलर का होगा। उसी तरीके से फेरस सल्फेट FeSO4 into 7H2O, इसमें वाटर के जो है 7 मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसको हम लोग जो है ग्रीन विट्रियोल कहते हैं। तो आपको याद भी रखना चाहिए, अगर आप पढ़ रहे हो सीबीएसई में, सीबीएसई के स्टूडेंट हो, एनसीईआरटी में सबका जिक्र है भाई। तो ब्लू विट्रियोल, कॉपर सल्फेट CuSO4 into 5H2O, ग्रीन विट्रियोल FeSO4 into 7H। बहुत सारे जो सब्सटेंस है ना, सॉल्ट के रूप में है वो सब, उसमें वाटर का मॉलिक्यूल्स जो होता है छुपा होता है। उसी तरीके से आपको पोटास एलम, जिसको हम लोग फिटकरी कहते हैं, K2SO4 into Al2SO4 का होल 3 into 24H2O। तो यहाँ पर आपको वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 24H2O, मतलब 24 यानी कि 24 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। उसी प्रकार से आप देख सकते हो, एक होता है हम लोगों के पास वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी 10H2O जो है यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल होता है। तो 10H2 यानी कि 10 मॉलिक्यूल यहाँ पे किसका है, वाटर का है। तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है जहां पे वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं छुपे हुए होते हैं। तो इसको ब्लू विट्रियोल, ये कॉपर सल्फेट
अभी इसका मैंने स्टेट नहीं दिखाया, ये एक्वस फॉर्म में है, जल में घुला हुआ है, पानी में घुला हुआ है, ये सॉल्युबल जल में। तो आप समझ सकते हो कि कॉपर सल्फेट जो है ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, जब उसमें आप Fe को डाल देते हो तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ ये तो हम लोग बाद में जानेंगे, लेकिन ये तो समझ में आ गया ना कि चेंज इन कलर देखने को मिलता है जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है। अगला क्या था हम लोगों का? चेंज इन टेम्परेचर। बहुत सारा रिएक्शन है जिसमें चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिलेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्विक लाइम कहते हैं, और जब इसमें आप वाटर डालोगे तो आपको जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिलेगा। इसको हम लोग स्लैग्ड लाइम कहते हैं, और प्लस आपको हिट भी देखने को मिलेगा। तो आपने देखा भी होगा, जिस चूना को हम लोग सफेदी करने के लिए लाते हैं उसी को यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम कहा गया है। जब उसमें आप पानी डालोगे तो देखोगे उसमें से जो है ना हिट का जो है फॉर्मेशन होता है, तो हिट निकलता है उससे बाहर। तो आप देख सकते हो कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिलता है। कुछ और भी एग्जाम्पल से दिखाए गए थे, एक्टिविटी में लिए गए एनसीईआरटी में, उसको भी मैं दिखाना चाहता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो कि कहा कि आप जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लो, उसमें जिंक का ग्रेन्यूल, जिंक का दाना को ले लो। तो कहा कि आपको क्या देखने को मिलता है? तो कहा हमको देखने को मिलता है जिंक क्लोराइड, है ना। कहा कि जिस फ्लास्क में आप इसको लेते हो, का एक फ्लास्क में जो है आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ले लो, और इसमें जो है आप जिंक के ग्रेन्यूल्स को, दाने को डाल दो, जिंक के टुकड़े को डाल दो, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस जो है आपको बाहर निकलता हुआ दिखेगा। और इसमें जो है हीट का भी फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जब आप फ्लास्क को छुओगे, इसको टच करोगे ना, तो इसकी काफी हॉट हो जाएगा। तो ये केमिकल रिएक्शन और ये केमिकल रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो वहां हीट में मतलब चेंज इन टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है। यहां तो हीट का फॉर्मेशन हो रहा है, आगे जानेंगे इसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक ऐसा रिएक्शन भी होगा जहां हमको हीट देना पड़ेगा। तो हीट दें या लें, तो मतलब टेम्परेचर का तो खेल देखने को मिल रहा है ना वहां पर। तो मुझे लगता है कि ये भी चीज आपको समझ में आ गया होगा कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां चेंज इन टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है, जैसा कि इन दोनों रिएक्शन में दिखाया गया कि हीट का जो है फॉर्मेशन हो रहा है, यानी यहाँ पे आपको हीट जो है बाहर निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक और आपको दिखाया गया इवोल्यूशन ऑफ गैस। इस वाले एग्जाम्पल को आप देखो, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जिंक को रिएक्ट कराया गया तो आपको जिंक क्लोराइड का भी फॉर्मेशन हुआ और हाइड्रोजन गैस का भी फॉर्मेशन हुआ। तो जब केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां गैस का भी फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और भी एक एग्जाम्पल लिख सकते थे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, अभी फिलहाल वर्ड इक्वेशन के रूप में लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो आपको बनेगा
कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो? गैस का इवोल्यूशन देख रहे हो। आप इस साइन को समझो। ये साइन जहां पर भी दिया जाता है, जब तीर का निशान जो है ऊपर की ओर होता है, अपवर्ड होता है, इसका मतलब वहां पे गैस का जो है इवोल्यूशन हो रहा है। 5वां नंबर में हमने आपको पढ़ाया था फॉर्मेशन ऑफ प्रीसिपिटेट। तो प्रीसिपिटेट का फॉर्मेशन, जैसा कि एक्टिविटी में भी दूसरे 1.2 का जो एक्टिविटी था उसमें दिखाया गया है, उसमें कहा जाता है उस एक्टिविटी में कि आप एक फ्लास्क में जो है लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लो और उसी में जो है आप पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन ले लो। ये दोनों सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुला हुआ होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। तो लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन, यहाँ लेड नाइट्रेट जो एक्चुअली सॉल्यूट है और ये वाटर में घुल गया है, तो वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है। और जब लेड नाइट्रेट वाटर में घुल गया है, सॉल्वेंट में सॉल्यूट घुल गया है, तो उसको हम लोग कह रहे हैं सॉल्यूशन। और पोटेशियम आयोडाइड भी सॉल्यूशन है। कहा कि दोनों सॉल्यूशन को जब आप मिलाते हो तो आपको बनता है लेड आयोडाइड और प्लस पोटेशियम नाइट्रेट का आपको सॉल्यूशन देखने को मिलता है। तो ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, लेकिन यहां पर आपको एक येलो कलर का प्रीसिपिटेट देखने को मिलता है लेड आयोडाइड का। प्रीसिपिटेट क्या होता है? प्रीसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। ये एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, सॉलिड सब्सटेंस होता है। सॉलिड भी होता है और इनसॉल्युबल होता है। तो आपको यहाँ पे गौर से समझना है कि ये दोनों तो सॉल्यूशन था। ये दोनों क्या था? सॉल्यूशन था। जब दो सॉल्यूशन को मिलाया गया तो वहां पर आपको एक सॉलिड सब्सटेंस प्राप्त हुआ। उस सॉल्यूशन में ही देखने को मिला जो कि येलो कलर का था। तो कहा कि अ सब्सटेंस विच इज अनइनसॉल्युबल इन अ सॉल्यूशन, है ना, एज अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्रीसिपिटेट, है ना। जब सॉल्यूशन में आपको कोई सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रीसिपिटेट कहते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये दोनों सॉल्यूशन को जब मिलाया गया तो इसमें क्या किसका फॉर्मेशन हुआ? येलो प्रीसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ। तो ये एग्जांपल किसको बता रहा है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें प्रीसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। प्रीसिपिटेट इज एन अनइनसॉल्युबल सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में ये क्या होता है? एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। और ऐसा ही एक एग्जांपल और है आपके सिलेबस में, उसको भी थोड़ा सा दिखा देता हूं। इसी का कहा कि उसमें आप बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन ले लीजिए। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन ले लीजिए। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन ले लीजिए। जब इन दोनों को आप मिलाते हो तो इसमें आपको जो है बेरियम सल्फेट का जो है आपको एक वाइट प्रीसिपिटेट देखने को मिलता है और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको।
ये सब रिएक्शन पे आगे काफी चर्चा है, काफी बहस होगी इस पे। फिलहाल तो आपको बस ये समझना है कि बेरियम क्लोराइड ये भी एक सॉल्यूशन है, सोडियम सल्फेट ये भी एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कैसा होता है? वाटर जैसा दिखेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर आप, क्योंकि अगर ये कलरलेस है, जैसे कि अगर नमक है तो नमक को जब आप पानी में मिला देते हो तो आपको पता कुछ नहीं चलता है ना कि इसमें नमक मिला हुआ है, वो दिखता नहीं है ना, क्योंकि वो तो उसमें सॉल्युबल है। तो उसी तरीके से बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट का भी जो क्रिस्टल है वो उसमें क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। तो जब वो घुल जाएगा तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन अचानक वो जब दोनों यानी कि वाटर जैसा दिखेगा। अब दोनों वाटर को मिलाए तो वहां पे अचानक आपने देखा कि एक जो है व्हाइट कलर का जो है एक तरीके से कह सकते हैं पत्थर का वहां पे फॉर्मेशन हो चुका है। एक व्हाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस आपको देखने को मिल जाता है। तो वो सॉलिड सब्सटेंस क्या है? वो प्रिसिपिटेट है साइंस के टर्म में। तो यहां पर आपको समझना चाहिए कि बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट दो सॉल्यूशन है, दोनों को मिलाने पर बेरियम सल्फेट जो है एक व्हाइट प्रिसिपिटेट और बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है, और सोडियम क्लोराइड तो सॉल्यूशन के रूप में ही रहेगा, क्योंकि नमक तो पानी में हमेशा घुला ही रहता है। तो ये थे केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको आज मैंने डिटेल से समझाया। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आज आपको बेहतर लगा होगा। और बस वही पुरानी बात कि हमें सपोर्ट चाहिए, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा करो शेयर, और वीडियो को करो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।